नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस ताज़ा तरीन आप बीती एपिसोड में। थंबनेल में जो आपने पढ़ा वो सच है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि घर होते हुए भी जब मैं पहली बार दिल्ली आया आगरा से, तो मुझे पूरी एक रात क्यों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बेंच पर गुजारनी पड़ी थी, बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले पिछले एपिसोड में कहानी जहाँ छोड़ी थी वहीं से शुरू करता हूं। तो साहब, मेरी एंकरिंग का सिलसिला शुरू हो चुका था। पिछले एपिसोड में एक ब्लंडर फिर हो गया मुझसे। मैंने संगम कला ग्रुप को संगीत संगम बोल दिया। अश्विनी श्रीवास्तव जी ने व्हाट्सएप किया, फेसबुक पर मैसेज किया और बोले भैया करेक्शन कर लो अगर हो सके तो, संगम कला ग्रुप। तो संगम कला ग्रुप की मेहरबानी से मेरी एंकरिंग का जो स्टेज पर सिलसिला शुरू हुआ वो अब काफ़ी आगे निकल चुका था। अब मैं तमाम म्यूज़िक कॉम्पिटिशन्स के अलावा सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स के अलावा डांसिंग कॉम्पिटिशन्स आगरा में एंकर कर रहा था। इसके अलावा संचेतना मेरे बड़के प्रवीण तालान की और तरुण रावत की संचार ने मुझे जो फैशन वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया, तो मैं कई फैशन शोज़ की एंकरिंग भी करने लगा। हम लोग कई ब्यूटी पेजेंट्स करते थे, उसकी एंकरिंग में करने लगा और कल्चरल मंच पर मेरा अच्छा खासा दखल हो गया। और हाँ, मैं ऑर्केस्ट्रा में भी एंकरिंग करने लगा। अच्छी अर्निंग होती थी, उससे पैसे मिलते थे। और उस वक्त शान ऑर्केस्ट्रा से लेकर के आशु एंड पार्टी उस वक्त आगरा में सबसे बड़ी ऑर्केस्ट्रा मानी जाती थी। आशुतोष शर्मा इसके प्रोपराइटर थे, जो बाद में मेरे बड़े भाई जैसे बन गए। और यकीन मानिए, मुगल साहब के बब्बू भाई बिल्कुल ठीक कहा करते थे कि अगर तुम्हें एक अच्छा एंकर बनना है तो तुम ऑर्केस्ट्रा में एंकरिंग ज़रूर करो। आज भी मैं जब कभी न्यूज़ एंकरिंग में होता हूँ या डिबेट में होता हूँ तो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन ऑर्केस्ट्रा में एंकरिंग करने के बाद जो मुझे टिप्स मिली थी, उन टिप्स के ज़रिए मैं किस तरीके से डिबेट को आगे ले जाता हूँ, किस खूबी के साथ वो काम हो जाता है, ये मैं ही जानता हूँ। तो 12 आगरा के सांस्कृतिक मंच पर, कल्चरल प्लेटफॉर्म पर मेरा अच्छा खासा नाम हो चुका था और ये सिलसिला केवल यहीं तक सीमित नहीं था। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सिलसिला आगे बढ़ा। बड़े बड़े फैशन शोज़ मैंने किए, लाइव इवेंट्स किए, लाइव शोज़ किए। इसके अलावा राहुल पालीवाल जी तो याद ही हैं आपको, राहुल पालीवाल जो आगरा डायरी बनाते थे, पिछले एपिसोड में मैंने इंट्रोड्यूस कराया था, जिन्होंने मुझे मेरी औकात याद दिलाई थी जब मैंने उनसे एंकरिंग के लिए एक अवसर, एक मौका मांगा था। तो एंकरिंग के लिए मुझे मेरी औकात याद दिलाने वाले राहुल पालीवाल का आगरा डायरी जो था वो बंद हो चुका था, लेकिन मेरा एक नया सफ़र न्यूज़ एंकर के तौर पर उसी इन टीवी पर शुरू हो चुका था, जिस पर राहुल पालीवाल की आगरा डायरी कभी चला करती थी और आकर चलकर बंद हो चुकी थी। तो कुल मिलाकर के स्टेज पर भी मैं सक्रिय था, मैं लोकल टीवी एंकर भी बन चुका था। मैं जब कभी ऑटो में बैठता था, टेम्पो में बैठता था, तो लोग मुझे रिकॉग्नाइज़ करने लगे थे और इस रिकॉग्निशन का मुझे बहुत फ़ायदा मंच पर, स्टेजेस पर मिलने लगा था। अच्छा, इधर काव्य गोष्ठियाँ तो चली रही थी। काव्य गोष्ठियों से कवि सम्मेलन में मेरा प्रमोशन हो चुका था। अब मैं कवि सम्मेलनों में जाने लगा था, बड़े बड़े कवियों और शायरों के साथ बैठने लगा था और आगरा आकाशवाणी के युववाणी कार्यक्रम में मैं अपनी कविता का पाठ करने लग गया था। यानी मंचों से लेकर के रेडियो तक मेरी आवाज़ का जलवा हो चुका था। और एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, हो सकता है आपको ये बात बहुत पॉजिटिव नोट पर हौसला देने वाली लगे, कि ये सब मैं बिल्कुल अकेले कर रहा था, केवल अपने टैलेंट के दम पर। कहना मैं ये चाहता हूँ कि कभी किसी ने कहीं मुझे रिकमेंड नहीं किया, बल्कि मैं अपने टैलेंट के दम पर खुद को ही रिकमेंड कर रहा था और आज तक वही कर रहा हूँ। मेरी एंकरिंग का सिलसिला बहुत आगे तक भी चला। 4 साल में ताज महोत्सव जो इंटरनेशनल फेस्टिवल है, उसका ऑफिशियल एंकर रहा। ताज महोत्सव में आखिरी बार स्टेज एंकरिंग करने के बाद शायद मैंने आज तक कहीं स्टेज एंकरिंग नहीं की, क्योंकि उसके बाद मैं टीवी में फंस गया, न्यूज़ में फंस गया। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि थाली जो है वो मुझे कभी लगी लगाई नहीं मिली। मुझे अपना खाना खुद पकाना पड़ा, खुद पका करके अपनी थाली खुद सजानी पड़ी और खानी पड़ी। थाली से याद आया, फिर एक बार बचपन में इस थाली ने मुझे धकेल दिया। हम जब बहन भाई छोटे थे तो अक्सर हमारी दाल में से, जो नानी हमें दाल खाने के लिए देती थी, उस दाल में से रोटी के टुकड़े निकलते थे।
मामा लोग जो दाल छोड़ जाते थे उसी में थोड़ी सी दाल मिला करके हमें दे दी जाती होगी, तो वो मामा लोगों की जो रोटी के टुकड़े उस दाल में होते थे वो हमारे हिस्से में आते थे। तब नानी पर बहुत गुस्सा आता था, पर आज मुझे प्राउड है कि नानी ने खाना वेस्ट नहीं होने दिया। जो खाना मामा फेंकने के लिए छोड़ देते थे वो खाना वो हमें दे देती थी और हम खा ही लेते थे। हमने एक बार मम्मी को ये बात बताई, हमने कहा मम्मी जब हम दाल खाते हैं तो उसमें से रोटी के टुकड़े निकलते हैं, तो मम्मी रोने लगी। तब कहानी समझ में नहीं आई, फिर धीरे धीरे समझ में आई। ज़िंदगी में रिश्तों के चेहरों पर से नकाब मैंने बहुत उठते देखे हैं। जब मेरे पापा का देहांत हुआ था तो हमारी 2 बुआ हैं, उनके घर में शादी थी। मुझे तो ये भी याद नहीं किस बुआ के, शायद छोटी बुआ के घर में शादी थी। लेकिन पापा के देहांत के बाद उनकी वो दोनों सगी बहनें पूरे 1 महीने के बाद आई थी भंडारा। चाचा पहले आ गए थे, लेकिन चाचा ने पहले आकर क्या किया, पापा की नौकरी पर उनकी नज़र थी। क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी नहीं, तो नाना नानी पर दबाव था कि भाई सुरेश यानी मेरे पापा की नौकरी जो है वो राकेश यानी मेरे चाचा को दिलवा दी जाए और ये बच्चों को लुक आफ्टर भी करेंगे। लेकिन मैंने कह दिया था मैं नमक से रोटी खा लूँगा, चाचा आपके साथ नहीं रहूँगा, आपके साथ नहीं जाऊँगा। मैं वो दिन नहीं भूलता जब चाचा पापा के संदूक में से पेचकस डाल के कपड़े खींच रहे थे, और जब मैंने उनसे कहा चाचा ये मेरे पापा के कपड़े संदूक मत तोड़िए, तो उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ शायद। अच्छा, लेकिन उस वक्त क्या हुआ था कि अमेरिका से मेरी बड़ी बुआ के लड़के आए थे और उन्होंने मुझसे क्या, मैं तो बहुत छोटा था, मेरी माँ से कहा कि मामी अब वो 3 भाई बहन हैं, तो उन्होंने कहा कि अब हम 3 भाई बहन नहीं, अब हम 5 भाई बहन हैं, यानी एक मेरी बहन और एक मैं। हालांकि उसके बाद वो कई सालों तक लौटे नहीं, ना उन्होंने हमारी खोज खबर ली, ना हमारा हाल चाल पूछा, ना फिर हमें ढूंढने की कोशिश की आगरा में हम कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। किसी को कोई मतलब नहीं रहा। नेताओं की तरह वादे करके चले गए। मैं भी किसी को दोष नहीं देता। 4 मामा, वो सो कॉल्ड 5 भाई बहन हम, फिर भी मैं और मेरी माँ, मेरी बहन बिल्कुल अकेले। जो हमारे पास थे उन्हें हमसे मतलब नहीं था, और जिन्हें हमसे मतलब होना चाहिए था वो हमारे पास नहीं थे। ठीक भी है, कभी कभी सोचता हूँ कि कौन हमारे आंसुओं में अपने हाथ गलाता, क्यों गलाता। सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, अपना अपना संघर्ष है। अच्छा, जब मामाओं का जिक्र हुआ है तो अपने छोटे मामा का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। उनके साथ जो है बड़ा दिलचस्प वाक़ये जुड़े हुए हैं। बड़े शरारती किस्म के वो रहे हैं, और इल्ज़ाम मेरी माँ ने ही उठाया है कि भैया जब वो पापा के देहांत के बाद नाना नानी भंडारा में रहे तो ये छोटे वाले यहाँ आगरा में रहकर बिगड़ गए। उनके पूरे बिगड़ेपन का जो है वो बोझ मेरे ऊपर पड़ा। इल्ज़ाम मेरी माँ ने उठाया और बोझ मैंने सहा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अक्सर क्या होता था कि नाना नानी मामाओं के यहाँ चले गए, बहन स्कूल चली गई, मैं स्कूल से जल्दी आ गया, तो ये जनाब क्या करते थे कि मुझे आगरा में हम लोग रहते थे सदर में, और सदर से प्रतापपुरा की दूरी कोई 3 किलोमीटर की थी, तो दही लेने भेज देते थे कि भैया वो अग्रवाल स्वीट से दही ले आओ, देवीराम से। मैं कहता था दही तो सूरज हलवाई पे भी मिलता है 500 मीटर की दूरी पे। बोले नहीं, तुम्हें वहीं से लेकर आना है और पैदल जाना है। अपनी साइकिल भी नहीं देते थे मुझे, और पैदल 3 किलोमीटर जाता था और 250 ग्राम दही लेके पैदल वापस आता था। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि वो अपनी साइकिल मुझे क्यों नहीं देते थे। उस समय लॉटरी का बड़ा जोर था, बांके बिहारी, महारानी, पता नहीं कौन कौन सी लॉटरी चलती थी, और 10 रुपये का आप लॉटरी का टिकट खरीदिए तो 100 रुपये का इनाम निकलता था जीतने पर। ये लॉटरी भी खेलते थे साहब। अब ये खुद टिकट लेने कभी नहीं जाते थे, किसी को भेजते थे। फिर उन्होंने नया खेल शुरू किया। मुझसे कहते थे कि तुम जो है महारानी के 10 छक्के उठा लाओ, छक्के माने 6, लास्ट में 6, या बांके बिहारी का 0 उठा लाओ, पंजा उठा लाओ। और उस काम के लिए मुझे अपनी साइकिल देते थे कि जल्दी से लॉटरी का टिकट लेके आना, ये लो 100 रुपये, महारानी के 10 छक्के उठा लो। भाई मैं धूप में बड़ा परेशान हो जाता था। महारानी के छक्के ला के दे दिए, पता चला भाई 6 नंबर निकल आया। कैश कराने किसी और को भेजते थे, 1000 रुपये मिल जाते थे। मेरे दिमाग में फिर एक आइडिया आया मैं भी मामा का बन जाऊँ। मुझसे अक्सर एक अंकल पूछा करते थे कि तुम्हारे जो मामा हैं वो शकुनी मामा हैं या कंस मामा हैं। मैंने कहा क्या फ़र्क पड़ता है? बोले नहीं, बहुत फ़र्क पड़ता है। शकुनी एक ऐसा मामा था जिसने अपने भांजे को सत्ता दिलाने के लिए सबसे लोहा लिया, और कंस एक ऐसा मामा था जिसने अपने भांजे को बर्बाद करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मैं खैर आज तक इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाया हूं कि मेरे मामा शकुनी थे या कंस थे।
तो बहरहाल फिर मैंने क्या किया, मैं जब बहुत परेशान हो गया तो ये मुझे भेजते थे कि आज जाके बांके बिहारी का पंजा ले आना, आज जाके महारानी का जो है अट्ठा ले आना। तो मैं क्या करता था, साइकिल से जाता था, महारानी का अट्ठा पकड़ा, 10 अट्ठे लिए, बांके बिहारी के पंजे लिए और मैं घूमता रहता था। जैसे 2 बजे रिज़ल्ट आना है तो मैं 2 बजे तक घर ही नहीं जाता था। जैसे 2 बजे रिज़ल्ट निकलता था, पहुंचा, पूछता था दुकान पे, बांके बिहारी में क्या आया, पंजा नहीं आया तो टिकट जेब में रख ली, महारानी में क्या आया, अट्ठा आया तो 1000 रुपये ले लिए। घर पहुंचता था, बोली यार इतनी देर क्यों लग गई तुम्हें। मैंने कहा मामा जी वो मैं अट्ठा और पंजा ढूंढ रहा था बांके बिहारी और महारानी का, तो ये बांके बिहारी का पंजा तो मुझे मिल गया, पंजा तो निकला ही नहीं था, पंजे की टिकट वापस कर दिए और महारानी का अट्ठा जो था वो कहीं मिला ही नहीं मामा जी। बोले अरे यार अट्ठा ही निकला यार। मैंने कहा हाँ वो पहले कुछ लीक वीक कोई होगी खबर, तो उस वजह से अट्ठा जो है मार्केट से गायब था। बोले अरे चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे करके मैंने बहुत पैसे कमाए। तो ये एक बहुत दिलचस्प किस्सा था जो मुझे याद आया, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। तो साहब कुल मिलाकर के इस तरीके से मेरी कहानी आगे बढ़ रही थी, घर में संघर्ष की अलग और घर से बाहर संघर्ष की अलग। उसी संघर्ष से आपका परिचय भी करा रहा हूँ। मैं कवि बन चुका था, मंच संचालक यानी स्टेज एंकर, स्टेज अनाउंसर बन चुका था। इसके अलावा इन टीवी पर मैं न्यूज़ पढ़ने लगा था, रेडियो पर अपनी कविताएं पढ़ता था या फिर कहानियां पढ़ता था, अपने विचार व्यक्त करता था। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी नाना जी के लिए मेरी आवाज़ भाड़ों की आवाज़ थी और जो मैं करता था वो भाणगिरी थी। मामाओं और नाना जी का मेरी माँ पर दबाव पड़ने लगा कि मुझे रेडियो टीवी से कुछ हासिल नहीं होगा। तो हुआ क्या कि हमको रेडियो और टीवी रिपेयरिंग का कोर्स करने तक के लिए भेजा गया, मामा और नाना के दबाव में। मम्मी ने कहा बेटा इस सब में फ्यूचर दिखता नहीं है हमें, तुम कोई नौकरी करना, और नौकरी नहीं तो कोई बिज़नेस करना। तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था, हमारे पड़ोसी थे, आशीष कुकरेजा, काकू, आजकल फिनोलेक्स कंपनी में काफ़ी बड़े पद पर है। तो वो और मैं रेडियो और टीवी रिपेयरिंग का काम सीखने के लिए फुआरे जाते थे, फुआरे ही था शायद वो, फुआरे जाते थे, बाग मुजफ्फर खां के पास कहीं जाते थे, मुझे एग्जैक्टली जगह याद नहीं है। पर मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन में हमको पता चल गया कि भैया ये काम हमसे हो नहीं पाएगा, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। और हकीकत ये थी कि हमको शायद ये एहसास हो गया था कि हम उस काम के लिए बने भी नहीं। बड़ा टिपिकल सा था, सोल्डरिंग आयरन लेकर सोल्डरिंग करते रहते थे, बहुत अजीब सा काम था वो। तो हमने वो काम भी छोड़ दिया। अब धीरे धीरे जो था इंटर के बाद मैं तो बीए करने के लिए सेंट जॉन्स कॉलेज में आ गया। काकू यानी कि आशीष कुकरेजा चला गया अहमदनगर एमबीए करने के लिए। माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि एमबीए में मेरा एडमिशन करा सकें, तो मैं सिंपल अपना बीए करने लगा सेंट जॉन्स कॉलेज में। लेकिन ग्रेजुएशन ख़त्म होते होते तक मुझ पर दबाव जो था वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगा नौकरी का, कि भाई इनसे नौकरी करवाओ, ये जो हैं भाणगिरी करते हैं स्टेजेस पे, मतलब वही सिंगिंग कंपटीशन को, फैशन शोज़ को और उसमें एंकरिंग करने को नाना जी भाणगिरी मानते थे। तो साहब हम पर दबाव पड़ा, तो हम रेलवे का और बैंक पीओ का फॉर्म भरने लगे। हमने कहा चलो भाई ये भी करके देख लेते हैं। तो पहला एग्ज़ाम था रेलवे का शायद, जो दिल्ली में पड़ा। अब दिल्ली में हम जाएंगे तो रुकेंगे कहाँ, तो हमारे जो बड़े मामा लोग थे उनके कुछ दोस्त लोग का घर था। तो मम्मी ने नानी से कहा कि अगर मेरे बड़े मामा लोग कोई रेफरेंस दे सकें तो अनुराग जाके नाइट स्टे कर लेंगे, सुबह पेपर दे के ट्रेन पकड़कर आगरा वापस आ जाएंगे। लेकिन मेरे मामाओं ने साफ कहा कि अनुराग को अपने किसी दोस्त के घर भेज करके हम अपनी इज्जत ख़राब नहीं करना चाहते। भाणगिरी करता था ना मैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। मैं नहीं कहता, किताबों में लिखा है यारो। तो भैया हम ट्रेन पकड़कर दिल्ली गए और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही रुके। रात हुई, मैं वहीं बेंच पर सो गया, वहीं से ब्रेड पकौड़ा लेकर खा लिया। सुबह हुई तो वहीं जो पानी पीने का लगा होता है, प्याऊ जिसे कहते हैं, वो जो लगा होता है, उसी से नहा लिया, पानी की बोतल में पानी भर भर के, और वहीं चेंज करके फिर मैं पेपर देने के लिए गया।
और फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ करके वापस आया। तो ये दिल्ली आने का मेरा पहला एक्सपीरियंस था दोस्तों, कि जब मैं दिल्ली पहली बार आया था तो मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बेंच पर सोया था। अब भी कभी किसी को सी ऑफ करने छोड़ने जाता हूँ तो वो बेंच मुझे याद है, वो बेंच मैं ज़रूर देखता हूँ जिस बेंच पर मैं सोया था। और अब तो खैर दिल्ली का राजा जैसा फील होता अपन को। तो बहरहाल ये दिल्ली आने की कहानी थी, और दिल्ली आकर के एक ऐसा एक्सपीरियंस लेने की कहानी थी जो मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। मेरे मामा लोग चाहते तो शायद वो अपने किसी दोस्त का रेफरेंस दे सकते थे, वहाँ मैं रात गुजार सकता था, लेकिन उन्हीं को कुछ और ही मंजूर था। और उस एक रात ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस भरा वो मैं आपको बता नहीं सकता। कहीं भी सरवाइव करने का जो एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उस रात ने मेरे अंदर भरा, एक जो डर मेरे अंदर से निकाला अकेलेपन का, मैं जो अपने साथ आया उस रात, तो आज तक अपने साथ हूँ। और याद रखिएगा, अपना साथ ही ज़िंदगी में सिर्फ काम देता है। लेकिन अरे, मैं न्यूज़ में कैसे आया? मेरे 20 साल का ये जो करियर है, जिसमें मैंने जेन टीवी में एंकरिंग की, ईटीवी उर्दू में एंकरिंग की, मैंने सहारा में एंकरिंग की, मैंने स्टार न्यूज़ में एंकरिंग की, मैंने राज्यसभा टीवी में एंकरिंग की, मैंने इंडिया टीवी में एंकरिंग की, मैंने इंडिया न्यूज़ में एंकरिंग की, मैंने एबीपी न्यूज़ में एंकरिंग की। इस फील्ड में मैं कैसे आया? मैं पत्रकार कैसे बना? क्योंकि अब तक की कहानी में तो पत्रकारिता जैसा कुछ दिखाई नहीं दिया होगा आपको, लेकिन एक मेरी ज़िंदगी में मोड़ आना बाकी था, जिसने मेरी पूरी की पूरी ज़िंदगी ही बदल दी। और आज मैं आपके सामने बैठा ये बात कर रहा हूँ, वो केवल उसी वाक़े की वजह से हुआ। वो वाक़या क्या था वो आपको आगे मैं बताऊँगा। आगे बहुत दिलचस्प कहानियाँ मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, मेरे संघर्ष की कहानियाँ हैं। उस वक्त मेरे संघर्ष करते हुए बहुत तकलीफ़ सही, बहुत दुख झेला, लेकिन आज आपको इसलिए बता रहा हूँ कि शायद आपको कोई रेफरेंस, कोई मोड़, कोई पॉजिटिविटी मेरी इन कहानियों से मिल सके। तो आज की कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द एक नए संघर्ष की नई कहानी के साथ फिर हाजिर होता हूँ।